हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार की तरफ से सभी को ढेर सारे शुभ प्यार। और सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। अरे जब जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, लेकिन बहादुर तो वे कहलाते हैं जो हार निश्चित है फिर भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, मैदान छोड़ने वाला या मैदान नहीं छोड़ने वाला? तो आप लोग भी हमारे साथ जो चल रही है करेंट अफेयर्स की क्लास आपकी अपनी परिवार रुक्मिणी परिवार में, तो आप सभी लोग हमारे साथ करेंट अफेयर्स की जो क्लास चल रही है उसका लुत्फ उठाएं बिल्कुल फ्री। यूट्यूब पर आपकी अपनी परिवार जो रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर चैनल है, हमारी जो प्लेटफॉर्म रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर है उस पर चल रही है। तो आप सभी लोग आकर के उस पर जो है करेंट अफेयर्स की तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि करेंट अफेयर जो होती है हर एक एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे साथ आप भी आइए, करेंट अफेयर्स की चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है, फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि मैड्रिड ओपन है क्या चीज। मैड्रिड ओपन जो 2023 में चल रहा है, कब 2023 में, वो कहाँ इसका आयोजन हो रहा है? तो इसका आयोजन जो हो रहा है स्पेन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्पेन में हो रहा है। स्पेन के कहाँ हो रहा है? तो मंजा रेस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मंजा रेस में इसका आयोजन किया जा रहा है। मंजा रेस में इसका आयोजन किया जा रहा है। और हम जानेंगे तो पुरुष के तरफ से कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज जो है पुरुष के तरफ से गोल्ड मेडल जीते हैं, इसका खिताब जीते हैं मैड्रिड ओपन का। और मैं बता देता हूं, और महिला में कौन जीते हैं? महिला में जीते हैं कौन? महिला में जीते हैं अर्लेना संभालिका जो है महिला में इन्होंने 2023 का खिताब जीता है। उसके बाद मैं बता देता हूं मैड्रिड ओपन का जो ये संस्करण है और पुरुष की अगर जो बात कर लेते हैं, यानी आर्लेस अल्कराज जो है कैमा जीते हैं। 21वां संस्करण चल रहा है। 21वां संस्करण में इन्होंने यह खिताब जो 8 मई को हुआ है, 8 मई को इन्होंने जीते हैं। इसके बाद मैं बता देता हूं, अगर जो महिला की बात कर लेते हैं तो महिला का 21वां संस्करण है। तो महिला का ये जो है 14वां संस्करण है। कैमा संस्करण है? महिला का ये 14वां संस्करण है। और पहली बार मैड्रिड ओपन का आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार मैड्रिड ओपन का आयोजन जो है 2002 ईस्वी में किया गया है। यानी कब किया गया है? 2002 ईस्वी में। तो अगर जो आपको पूछ दे कि मैड्रिड ओपन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यानी कि टेनिस से जो खिलाड़ी टेनिस से जो संबंधित होते हैं, यानी कार्लेस अल्कराज जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से है। यह भी आपसे पूछ देगा कि जो कार्लेस अल्कराज हैं किस खेल से संबंधित है, चाहे अर्लेना संभालिका है जो किस खेल से संबंधित है। तो जो दोनों है वो टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। तो आपको याद करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि कोई भी किसी भी खिलाड़ी का नाम दे देते हैं और पूछ देते हैं कि यह किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। कार्लेस अल्कराज जो है टेनिस से संबंधित हैं और अर्लेना संभालिका जो है दोनों हैं टेनिस से संबंधित हैं। और राफेल नडाल, रोजर फेडर, नोवाक जोकोविच, ये तो सभी के बारे में जानते हैं, ये सभी जो है टेनिस से संबंधित है। तो मैड्रिड ओपन 2023 में जो कहाँ खेला गया है? तो स्पेन में खेला गया है। मंजा स्पेन के कहाँ? तो मंजा रेस में खेला गया है यह। और महिला की तरफ से यह खिताब किसने जीता है? अर्लेना संभालिका जीते हैं। और यह जो है इसका आयोजन जो पहली बार किया गया था, पहली बार 2002 ईस्वी में किया गया है। यह जो है पुरुष की तरफ से 21वां संस्करण है और महिला की तरफ से जो है, यानी महिला की तरफ से यह 14वां संस्करण है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यही देखिए अल्कराज हैं, यही है कार्लेस अल्कराज जिन्होंने क्या चीज मैड्रिड ओपन का खिताब 2023 के इन्होंने जीते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हाल ही में एसीसी पुरुष प्रीमियर कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो एसीसी का मतलब क्या होता है? एसीसी का मतलब क्या होता है?
एशियन क्रिकेट क्लब, क्या चीज? क्रिकेट क्लब, क्रिकेट क्लब, क्रिकेट क्लब। तो एशियन क्रिकेट क्लब, तो यानी हाल ही में एशियन क्रिकेट क्लब पुरुष प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो नेपाल जीता है। और इसका आयोजन भी सबसे बड़ी बात है, इसका आयोजन भी नेपाल में ही किया गया था। कहाँ किया गया था? तो आयोजन भी नेपाल में ही किया गया था। और नेपाल जो है किसको हरा करके, किस देश को? यूएई को हरा करके इन्होंने एशिया क्रिकेट क्लब प्रीमियर लीग का जो है आयोजन किया है। हराया है किसको? हारा है कौन? तो हारा है यूएई जो हारा है। और हम कुछ बात कर लेते हैं, यानी कि एशिया कप जो आयोजन होने वाला है, एशिया कप आयोजन हम लोग जानते हैं 2023 का जो एशिया कप आयोजन होने वाला है, ये सितंबर 2023 में आयोजन होने वाला है। यह कहाँ आयोजन होने वाला है? तो सबसे पहले जानेंगे इसका आयोजन कहाँ होने वाला है। तो इसका आयोजन जो है पाकिस्तान आयोजन होने वाला है। कहाँ होने वाला है? पाकिस्तान में। तो आप सोच रहे होंगे किस वास्तविक में? तो पाकिस्तान में आयोजन नहीं होने वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी देश है। तो आतंकवादी को ये इन्होंने बढ़ावा देता है। कुछ साल पहले जो मैं बताता हूँ कि श्रीलंका वहाँ मैच खेलने गए थे, तो श्रीलंका जब जीत के आ रहे थे श्रीलंकन टीम, तो उनके बस पर जो है आतंकी हमला कर दिया गया था। इसी कारण से जो बीसीसीआई है उन्होंने यह माना कर दिया है कि हम लोग जो है एशिया कप जो है एशिया प्रीमियर लीग वो पाकिस्तान में नहीं खेलने जाएंगे, और इसका पाकिस्तान में नहीं खेलने जाएंगे। और इसका समर्थन जो है श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों इसका समर्थन किया है कि हाँ ये जो होना चाहिए एशिया प्रीमियर लीग वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो है इस ऐसे ही इमेज खराब हो चुका है। और तो मैं बता देता हूँ भारत के लिए पाकिस्तान की जो ऐसो भी है कोई औकात ही नहीं है। एक शायरी भी बहुत फेमस शायरी है, अरे पाकिस्तान क्या कर लेगा, अरे परवेज क्या कर लेगा, मैं तो हूँ उसका नाना। अरे परवेज क्या कर लेगा, मैं तो हूँ उसका नाना। पाकिस्तान क्या कर लेगा, वो तो है मेरा पैजामा। तो इस प्रकार से जो है टिप्पणी कसी जाती है पाकिस्तान पर। तो ये क्या चीज़ है? एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन फिलहाल नहीं होगा। ये हाइब्रिड जो आइडिया था कि पाकिस्तान में होगा, इसका जो विरोध हो गया है। और 2 जून को इसका बैठक होने वाली है। वही बैठक में डिसाइड होगा कि एशिया कप जो सितंबर 2023 में खेला जाएगा वो किस देश में खेला जाएगा। तो सितंबर में खेला जाएगा। और मैं बात कर लेता हूं आपसे कि बीसीसीआई के अभी सचिव कौन है? सचिव इसका कौन है? तो इसका जो सचिव है कौन है सचिव? तो जय शाह। कौन है? जय शाह आप जानते हैं कि कौन है? तो भारत के गृह मंत्री के जो सुपुत्र हैं अमित शाह, उनके ही पुत्र जय शाह हैं। और पूछ दिया कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बता दीजिए कि बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और इसका जो सचिव है जय शाह है। और मैं बता देता हूं एशिया जो चल रही है एशिया कप पहली बार कब आयोजन किया गया था? तो पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? तो पहली बार जो है इसका आयोजन 1983 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय देख लीजिए, इसका जो एशिया कप जो चल रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मुख्यालय कोलंबो में है। कहाँ है? कोलंबो कहाँ पड़ता है? तो कोलंबो जो है श्रीलंका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कोलंबो? श्रीलंका में पड़ता है। कोलंबो जो कहाँ है वो श्रीलंका में है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, मैं क्या चीज, कौन सा देश जो है 12 साल बाद अरब लीग में फिर से शामिल हुआ है? तो अरब लीग में फिर से शामिल हुआ है कौन सा देश है जो 12 साल बाद, यानी इनको 12 साल हो गया था अरब लीग में शामिल होना। तो सबसे पहले जानेंगे कि अरब लीग है क्या चीज़, अरब लीग के बारे में जान लेंगे। तो अरब लीग क्या चीज़ है? अरब लीग तो यह जो है अरब लीग यह अफ्रीका और अरब देशों का एक सहयोगी संगठन है। अफ्रीका और
अफ्रीका और अरब देशों का, किस देश का? अरब देशों का एक संगठन है। यह क्या चीज़ है? एक संगठन है जो बंधुत्व और भाईचारा का, इन्होंने बंधुत्व और भाईचारा यानी कि जो इसमें टोटल देश की हम लोग बात कर लेते हो तो अरब लीग में टोटल 22 देश हैं। कितने देश हैं? टोटल 22 देश हैं। और इन्होंने 22 देशों में एक संगठन, एक यह जो है क्षेत्रीय संगठन है, और इस क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से इन्होंने शांति स्थापित करते हैं। बंधुत्व की जो वाक्य है उसको, बंधुत्व की जो वाक्य है उसको इन्होंने निभाते हैं। और ये क्या चीज़ है? अफ्रीका और अरब देशों का सहयोगी संगठन है। लेकिन सीरिया को जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना के वक्त मात्र इसमें 6 सदस्य था, लेकिन अभी जो है ये बढ़ करके इसमें 22 सदस्य हो गया है। और क्या चीज़ 12 साल बाद जो है सीरिया इसमें शामिल हुआ है। सीरिया पहले, इसका मतलब सीरिया जो है पहले भी था, और सीरिया को पहले था तो फिर क्यों सीरिया को निकाल दिया गया है और 12 साल बाद जो है सीरिया को लाया गया था? तो सीरिया जो है शांति का उल्लंघन किया था। क्या चीज़ किया था? शांति का उल्लंघन किया था। और वहाँ जो शांति चल रही थी उस शांति को उल्लंघन करके जो है सीरिया, तो इसको बाहर कर दिया गया था। और बाहर कर दिया गया था, लेकिन बाहर के बाद 12 सालों के बाद फिर से इसको शामिल कर लिया गया है। और 13 देशों ने इसको सपोर्ट में रहा है, और बाकी देश जो है इसका विपक्षी बन के रहा है। तो बता दीजिए आप कि मैं बता रहा हूं कि कौन सा देश है जो 12 साल बाद अरब लीग में फिर से शामिल हुआ है? तो 12 साल बाद, तो यानी इसकी स्थापना भी देख लेते हैं। स्थापना इसकी कब हुई है अरब लीग की स्थापना? तो अरब लीग की जो स्थापना है वो 22 मार्च 1945 ईस्वी को हुआ है। जब इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 ईस्वी को, तो मात्र इसमें 6 देश था। लेकिन फिलहाल जो बता देता हूं कि 2023 ईस्वी में जो होने वाला है वो अरब लीग, उसमें अभी 22 देश हो चुका है। 13 देश सीरिया के सपोर्ट में था, और 9 देश जो कतर, मेन रूप से जो कतर हैं वही सीरिया के सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि इन्होंने एक बंधुत्व या भाईचारा का जो है इसका यही मुख्य कर्तव्य है कि बंधुत्व और भाईचारा यहाँ स्थापित होनी चाहिए। पूर्ण रूप से शांति होनी चाहिए। क्षेत्रीय सहयोग, जितना भी सहयोग किसी देश में होना चाहिए उसको करना चाहिए। लेकिन सीरिया है जो सारा चीज़ को उल्लंघन कर दिया था, इसीलिए सीरिया को बाहर कर दिया गया था। लेकिन फिर 12 सालों के बाद फिर सीरिया को अंदर कर दिया गया है, और इसमें टोटल 22 देश हैं। और 22 देशों में से सीरिया को जो है 22 देशों में 13 देश जो है ऐसे हैं सीरिया के सपोर्ट में है, और 9 देश जो है सीरिया के सपोर्ट में नहीं है। तो देख लीजिए, यही है जो हमारा क्या चीज़ है, ये अरब लीग के आयोजन किया जा रहा है। ये 22 देश के जो प्रधानमंत्री और वहाँ के जो देश के जो मुख्य होते हैं वो मुख्य अतिथि आए हुए हैं। और देख लीजिए, यही जो है सीरिया देश जो हरा कलर से आपको जितना भी दिखाई दे रहा है, इजिप्ट है, सूडान है, यमन है, अरबिया है, सऊदी अरबिया, यूएई है, ईरान है, ये तंजानिया है, जो ये सब देश हैं वही हैं जो क्या चीज़ के, यानी अरब लीग में इन्होंने इतना देश जो है भाग लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला फॉर्म बनाया गया है? तो पहला फॉर्म यानी राज्य का पहला फॉर्म, तो पहला फॉर्म जो है क्या की चीज़ के पहला फार्मा, तो आप जानबे करते हैं क्या चीज़ का फार्मा होता है, तो ये मेडिसिन का है। क्या चीज़ का है? मेडिसिन का है। ये जो है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ललितपुर। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के ललितपुर में आयोजन किया जा रहा है। ललितपुर में इसकी स्थापना किया जा रहा है।
इसकी स्थापना कहाँ किया जा रहा है कि यानी कि यह जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के ललितपुर में किया जा रहा है। यह जो है राज्य का पहला मेडिसिन फार्मा होगा जिसका कितना में, यानी 1500 हेक्टेयर भूमि में, 1500 हेक्टेयर भूमि में, 1500 हेक्टेयर भूमि में इसका जो है स्थापना होगी। और इसमें कुल लागत यानी खर्च इसमें कितना पड़ा है, तो इसमें खर्च की बात कर लेते हैं तो 1560 करोड़ जो है इसमें टोटल खर्च पड़ी है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश का किस जिले में राज्य का पहला फार्मा बनाया गया है, तो ललितपुर में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड में है वहाँ यह जो फार्मा मेडिसिन का फार्मा है यह उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड के ललितपुर में बनाया गया है। इसमें टोटल जो भूमि है 1500 हेक्टेयर भूमि है। और इसमें जो खर्च पड़ा है वो खर्च कितना पड़ा है, 1560 करोड़ खर्च पड़ा है। नीरा टंडन को किस देश ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है, तो नीता टंडन को अमेरिका ने किया है। तो सबसे पहले जाने कि नीरा टंडन है कौन, तो नीरा टंडन है कौन, तो नीरा टंडन यह एक भारतीय मूल का है। यह जो भारतीय मूल का है, यह जो हाल फिलहाल में इनको जो है भारतीय मूल का है। और इनको हाल फिलहाल में जो है व्हाइट हाउस का सलाहकार बना दिया गया है। क्या चीज, व्हाइट हाउस का जो है व्हाइट हाउस का सलाहकार बना दिया गया है। क्या चीज, व्हाइट हाउस का जो है सलाहकार बना दिया गया है। और हुआ के जो राष्ट्रपति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। क्या चीज है, जो बिडेन है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन है। जो बिडेन ने नीरा टंडन जो भारतीय मूल के हैं उनको क्या चीज, व्हाइट हाउस के सलाहकार बना दिए हैं। और घरेलू नीति सलाहकार, अमेरिका के घरेलू नीति सरकार कौन हो गए, अमेरिका के घरेलू नीति सलाहकार कौन हो गए, घरेलू नीति सलाहकार कौन है, सलाहकार कौन है, तो नीरा टंडन है। कौन है, नीरा टंडन है। कौन है, नीरा टंडन। और नीरा टंडन के बात बताते हैं कि जो बिडेन जो है ये अपने पार्टी को मुख्य मान लिए हैं नीरा टंडन को। किसको मान लिए हैं, नीरा टंडन को। यह जो है पहली बार एशियाई अमेरिका जो पहली एशियाई अमेरिकन जो व्हाइट हाउस के सलाहकार बने हैं। इससे पहले जो है व्हाइट हाउस के सलाहकार कोई भी एशिया के नहीं बने थे। जो नीरा टंडन है वो पहली बार एशियाई अमेरिकन जो है व्हाइट हाउस के सलाहकार बने हैं, यानी घरेलू नीति का सलाहकार बने हैं। तो किस देश का बने हैं, तो अमेरिका के बने हैं। और यही देख लीजिए नीरा टंडन है, यही है नीरा टंडन। और भारतीय मूल्य का इन्होंने जो है भारतीय मूल्य का इस प्रकार से इन्होंने नाम रोशन धीरे धीरे करते जा रहे हैं कि तो इनको दिल से और सब हमारे राष्ट्र की ओर से सलामी है इनको। और आप इनको तो पहचानते होंगे कि जो है अजय बंगा है। कौन है, अजय बंगा। इन्होंने अजय बंगा इनको क्या चीज़ किया गया है, यानी कि WHO को सचिव इनको बना दिया गया है। क्या चीज़, WHO का सचिव बना दिया गया है, यानी WHO को नहीं, वर्ल्ड बैंक का, किस चीज़ का, वर्ल्ड बैंक का सचिव किन्हें बना दिया गया है, तो इन्हें अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का सचिव बना दिया गया है। और जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक को सचिव कौन बनाया है, तो अमेरिका बनाया है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक में अमेरिका की सबसे ज़्यादा भागीदारी, यानी कि लगभग 17.5% जो है अमेरिका का भागीदारी होता है। उसके बाद 7.5% कितना, 7.5% जो है भारत का भागीदारी होता है। तो सबसे ज़्यादा यानी टोटल में कर ले तो टोटल में सबसे ज़्यादा भागीदारी होता है जो अमेरिका को। तो अमेरिका को ये पावर है कि अपने मन से एक किसी को सचिव अध्यक्ष चुन सकते हैं। तो इसीलिए जो है अमेरिका ने अजय बंगा को है, ये भी भारतीय मूल्य का ही है, इनको सचिव चुना गया है। और फिर देख लीजिए भारतीय मूल्य के, तो ये क्वेश्चन जो है आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि भारतीय मूल्य के जो है
ये बन रहे। और देख लीजिए भारतीय मूल के हर एक जगह नाम कर रहे हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वो भी बता दीजिएगा आप कमेंट में, तो ठीक रहेगा। भारतीय वो जो है वो भी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय हैं, ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक। एशियाई भारतीय लोतन चैंपियनशिप 2023 में जेरमी लिंगनुंगा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर का मेडल जीता है। किस मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर का मेडल जीता है। किस मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है। कौन जीते हैं? जेरेमी लरिनुंगा। इन्होंने क्या चीज जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं। और कौन खेल से संबंधित हैं? तो वेट लिफ्टिंग। कौन खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारत लोतन जो है। तो आपको तो हम बता दिए हैं कि कोई भी खिला एग्जाम में होता है कि दे देगा आपको कि खिला प्लेयर के नाम दे देगी और पूछ देगी कि प्लेयर किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग से जो है कौन है संबंधित है? जेरेमी लरिनुंगा जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और मैं बता देता हूं आपको और जो आप कुछ दिन पहले जो आप 2022 में सुने होंगे, 2022 में बार्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, बार्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, इसमें इन्होंने जेरेम लरिनुंगा ने गोल्ड मेडल जिताए थे। कौन चीज जिताए थे? गोल्ड मेडल इन्होंने जिताया है। तो ये आपको याद करनी होगी कि यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 ईस्वी में कौन गोल्ड मेडल जिताए हैं, तो आपको दे देगा कौन? जेरेमी लरिनुंगा। और हाल फिलहाल में जो एशिया भारतीय लोतन चैंपियनशिप 2023 जो चल रही है उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जिताए हैं? तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जिताए हैं। कौन मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और जो ये जेरेमी लरिनुंगा जो है किस राज्य के हैं? तो ये भी आपको याद रखना होगा, यह मणिपुर के हैं। किस राज्य का है? यह मणिपुर का है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। क्या चीज है? डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? अब बता दीजिए डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? तो ये तो आप देखकर ही मार सकते हैं कि कौन है। तो यह कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है रियो ओलंपिक जो हुआ था 2022 में, रियो ओलंपिक जो हुआ है 2022 में, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या चीज जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। और गोल्ड मेडल ये जीते थे तो ये अपना 21 खेल से संबंधित है। तो जेवलिन थ्रो आ जाए, जेवलिन थ्रो हो जाए, चाहे ये भी दे सकता है, जेवलिन थ्रो इंग्लिश में पूछेगा। और भाला फेंक, क्या चीज? भाला फेंक। तो आपको ज़्यादा करके जेवलिन थ्रो ही देगा, क्योंकि भाला फेंक सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा, और जेवलिन थ्रो भी तो सब जानबे करते होंगे क्योंकि ये नए तो है नहीं। और रियो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल भारत को जो दिलाने वाले थे वो नीरज चोपड़ा। एक कितना फेंके थे? 88.39 मीटर इन्होंने अपना भाला को फेंक करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जिताए थे। लेकिन जो डायमंड लीग अभी चल रही है, डायमंड लीग उसमें इन्होंने 88.67 मीटर को अपना भाला को फेंक करके इन्होंने फिर से भारत के लिए एक गोल्ड मेडल दिलाए हैं। क्या चीज़ दिलाए हैं? भारत के लिए यह इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाए हैं। और जो डायमंड लीग अभी चल रही है वो कहाँ हो रही है? तो इसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड में हो रही है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हो रहा है। स्विट्जरलैंड के कहाँ इसका आयोजन हो रहा है? तो ज्यूरेक्स स्विट्जरलैंड के ज्यूरेक्स में इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरेक्स में इसका जो आयोजन हो रहा है। एशिया डायमंड लीग का आयोजन कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरेक्स में इसका आयोजन हो रहा है।
और देख लीजिए, तो आपको बताएं कि लवलीना बोरगोहेन जो क्या चीज़ है, इन्होंने भी क्या चीज़, ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और अभिनय बिंद्रा ये तो शूटर हैं, आप जानबे करते हैं। कार्लेस अल्कराज अभी बताए हैं कि इन्होंने टेनिस से संबंधित है। किससे हैं? टेनिस से संबंधित हैं। टेनिस किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग है, शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वर्ष 2027 तक डीजल वाहनों पर बैन की सिफारिश किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी केंद्र को दिया गया है? तो आप बता दीजिए किस कमेटी, यानी कि अगर जो किसी शहर की जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है तो वहाँ जो है पेट्रोल वाली जो वाहन है 4 व्हीलर वो नहीं चल सकती है, इस पर बैन लगाया गया है। और ये जो प्रस्ताव जो रखी गई है भारत सरकार के पास, ये जो भारत सरकार की जो प्रस्ताव रखी गई है सरकार, वो कब आई थी भारत सरकार के पास? ये जो है फरवरी 2023 ईस्वी में आई है। कब आई है? फरवरी 2023 ईस्वी में। और यह बताया गया है कि वर्ष 2027 तक डीजल वाहनों पर बैन लगाने की सिफारिश की है। तो कौन की है? तरुण कपूर। और तरुण कपूर जो है डीजल वाहनों बैन सिफारिश के 2 अध्यक्षता वाली कमेटी है, उनका अध्यक्ष कौन है? तरुण कपूर है। उसका अध्यक्ष कौन है? तरुण कपूर है। और मैं आपको बता देता हूँ, और मैं बता लेता हूं, भारत के पेट्रोल मंत्री कौन है? भारत के पेट्रोल मंत्री कौन है? भारत के पेट्रोल मंत्री कौन है? तो बता दीजिए आप लोग अभी भी कि भारत के पेट्रोल मंत्री कौन है? तो भारत का पेट्रोल मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। भारत के जो पेट्रोल मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। लेकिन जो डीजल वाहन के सिफारिश के अध्यक्ष अगर जो पूछ दे आपको तो तरुण कपूर हैं। कौन कपूर हैं? तरुण कपूर। और भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया है CO2 के उत्पादन में, यानी CO2 को उपयोग करने वाला CO2 का उपयोग करने वाला में जो है भारत जो है चौथा नंबर पर आ गया है। कितना नंबर पर? पहला नंबर पर कौन है? तो पहला नंबर पर जो है, पहला नंबर पर कौन है? तो पहला नंबर पर चीन है, दूसरा नंबर पर अमेरिका है और तीसरा नंबर पर कौन है? तो तीसरा नंबर पर कौन है? तीसरा नंबर पर यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ तीसरा नंबर पर यूरोपीय संघ है और चौथा नंबर पर जो हमारा है वो भारत आ गया है CO2 का उपयोग करने में। और CO2 के बारे में हम बताते हैं कि CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। CO2 क्या चीज़ है? CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है जिसका यानी कि 10 से 15 साल की अगर जो हम बात कर लेते हैं, ये भी पूछ सकता है कि CO2 का उत्पादन जो है 10 से 15 साल में कितना बढ़ करके हो गई है? तो यह 40 गुना बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है? यह 40 गुना बढ़ गई है, जो ओजोन परत को लगातार ओजोन परत को ये जो क्षय करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो है अब अगर जो बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसों की संख्या, डायरेक्ट आपसे पूछ सकती है ग्रीन हाउस गैसों की संख्या टोटल कितनी है? तो ग्रीन हाउस गैसों की संख्या टोटल जो है 6 है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सबसे सक्रिय है, उसके बाद मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाष्प है, ओजोन है, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस है। फिर ये देखिए, यही है जो 4 व्हीलर जो वाहन है उसको 2027 तक जो है पेट्रोलियम से 4 व्हीलर वाहन जो चल रही है उसकी पूरी तरह से 2027 तक बैन हो जाएगी। और जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से जितनी भी चलने वाली वाहन है उसका उपयोग किया जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी वायुमंडल के लिए उचित नहीं है, इससे भी काफ़ी जो हमारा ओजोन परत है इससे काफ़ी प्रभावित हो रही है। लेकिन पेट्रोलियम से जितना हो रही है, यानी पेट्रोलियम से कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस वाहन जो चलती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। इससे जो है कि पर्यावरण जो प्रदूषण जो चल रही है उसकी समस्याएं कम हो जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, देश का ऐसा पहला सैन्य छावनी बोर्ड किसे केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है। देश का जो सैन्य छावनी है उसको पूरी तरह से देश का कौन सा जो है
सैन्य छावनी, उसको केंद्र सरकार ने पूरी तरह से नष्ट कर करके मिलिट्री जो है क्या चीज़, मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है। तो योल छावनी को, योल छावनी कहाँ है, तो योल छावनी जो है, योल छावनी यह भारत के हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, यह भारत के हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और टोटल हम बता देते हैं आपको, ये अगर जो मिलिट्री छावनी की अगर जो बात आती है मिलिट्री स्टेशन की, तो भारत में अभी टोटल मिलिट्री स्टेशन की संख्या 58 है। और मैं बात कर देता हूँ कि ऐसे कितनी सैन्य छावनी को, कितनी सैन्य छावनी को, कितनी सैन्य छावनी को भंग करके मिलिट्री स्टेशन और नगर पालिका, मिलिट्री स्टेशन बनाने और नगर निगम को सौंप दिया है। क्या चीज़, नगर निगम को सौंप दिया गया है, नगर निगम को सौंप दिया गया है। तो ये भी आपको सौंप दिया गया है, तो ये भी आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 62 ऐसे मिलिट्री ऐसे सैन्य छावनी है जिसको भंग करके नगर निगम ने जो मिलिट्री स्टेशन बनाना और नगर निगम को सौंप दिया गया है। तो 62, लेकिन अभी मिलिट्री स्टेशन भारत में टोटल 58 है। और योल जो है हाल ही फिलहाल में देश का पहला सैन्य छावनी बोर्ड जिसे केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है, कौन है, योल छावनी। तो ये जो है एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, कौन, योल छावनी जो है, कौन है, योल छावनी। अब उसके बाद मैं करेंट अफेयर्स के बाद स्टैटिक को लेकर के आया हूँ, क्योंकि जो है पुस्तक हर एक एग्जाम में 1-2 पुस्तक पूछी देती है। तो मैं जो है इम्पोर्टेंट पुस्तक जो है और उनके राइटर जो है मैं उनको लेकर के आया हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, बियॉन्ड कश्मीर सलमान खुसरीद, बियॉन्ड कश्मीर कौन लिखे हैं, सलमान खुसरीद। तो ये आप जान लीजिएगा, कश्मीर से याद रखिएगा, कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, तो एक ही इस प्रकार से की हो गई। तो सलमान खुसरीद आपको याद कर लेना होगा, सलमान खुसरीद, यानी कश्मीर वाले लोग अब खुश रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो है धारा 370 वहाँ से हटा दी गई है। तो सलमान खुसरीद जो है खुश हैं। तो ये आपको बियॉन्ड कश्मीर, यानी जो वियोग थी कश्मीर का खत्म कौन किए हैं, तो सलमान खुसरीद जो है खुशी में परिवर्तन कर दिए हैं। ईस्ट वेस्ट कौन लिखे हैं, सलमान रुशीद, ईस्ट वेस्ट कौन लिखे हैं, सलमान रुशीद। नागमंडल कौन लिखे हैं, ग्रीस कर्नाड जो है मंडल और मंडल ग्रीस कर्नाड, ये भी याद रखिएगा, नागामंडल तो कर्नाड, ग्रीस कर्नाड, ये सेम लेटर ये मिल रहा है जिस प्रकार से नागामंडल ग्रीस कर्नाड। माई टूथ कौन लिखे हैं, तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। रोमांसिंग कौन लिखे, देव आनंद। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, और माई टूथ एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है। ईस्ट वेस्ट जो है सलमान रुश्दी, यानी कि जो भी आज लाए हैं और सिलेक्टेड लाए हैं कि 100% एग्जाम में पूछने वाला है। प्लेइंग इट माई वे कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, ये हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का है। आवर टाइम जो है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आवर टाइम जो है शशि थरूर लिखे हैं, कौन, आवर टाइम किनका है, आवर टाइम जो है शशि थरूर का है, किनका है, शशि थरूर का आवर टाइम किनका है, शशि थरूर का जो है आवर टाइम। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया, यानी कि एक बार आप हमारे साथ फिर से बोल लीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाए। यहाँ पर बियॉन्ड कश्मीर, यानी वियोग में सलमान
खुसरीद खुश हो गए, ईस्ट वेस्ट सलमान रुशीद हो गए, नागामंडल गिरीश कर्नाड, यानी सुन करके आपको याद हो जाएगा। माई टूथ कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, इंदिरा गांधी। रोमान सिंह देवानंद प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर एवं बोरिया मुजम्बर। ये भी याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर का है कि पूछ दिया गया है कि किसने लिखे, तो सचिन तेंदुलकर बार बार आ गया है। तो एक नाम और है बोरिया मुजम्बर, उन्होंने भी लिखे हैं प्लेइंग इट माई वे। ओवर टाइम किसका है? शशि थरूर का है। किसका है? शशि थरूर का। नेक्स्ट देख लीजिए, ए सुटेबल गर्ल कौन है? विक्रम सेठ। ए सुटेबल गर्ल, ए सुटेबल बॉय जो है किनका है? विक्रम सेठ का। वन इंडिया गर्ल यानी कि एक इंडियन लड़की चेतन भगत का। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस कौन लिखे? अरुंधति रॉय। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस कौन लिखे हैं? अरुंधति रॉय। फॉर्म द हिल्स कौन लिखे हैं? रस्किन बॉन्ड लिखे हैं। टॉम ऑफ स्टैंड कौन लिखे हैं? गीतांजलि श्री लिखे हैं। द ब्लू बुक कौन लिखे हैं? अमिताभ कुमार लिखे हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स कौन लिखे हैं? हंटर बिडेन। ये जो है आपको इंपॉर्टेंट है, यानी ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बिडेन अगला एग्जाम में जो है आने वाला, इसको आराम से लिख लीजिएगा। अगला एग्जाम में है जो आने वाला है, तो अगला एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप आराम से कीजिएगा। राइटिंग फॉर माई लाइफ कौन लिखे? आकार पटेल। आकार पटेल जो है वन इंडिया गर्ल भी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सुटेबल गर्ल भी आप याद कर लीजिएगा। और इसमें कौन है? द ब्लू बुक अमिताभ कांत। टॉम ऑफ स्टैंड ये भी इंपॉर्टेंट है। और राइटिंग फॉर माई लाइफ जो है आकार पटेल, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बिडेन जो है हंटर बिडेन के द्वारा लिखा गया है। और देख लीजिए, मैं 20 को डेली आपको जो है राइटर और बुक को इनके बारे में आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी बताऊंगा, तो आप भी इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। सनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुसरीद। कौन? सलमान खुसरीद जो है सलमान खुसरीद का और कौन पुस्तक है बता दीजिए? तो बियॉन्ड कश्मीर, यानी बियॉन्ड कश्मीर सलमान खुसरीद। उसके बाद क्या चीज़ है? सनराइज ओवर अयोध्या के बारे में कौन लिखे हैं? सलमान खुसरीद। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, तो राम मंदिर का जो क्या चीज़ है? सनराइज यानी उदय के बारे में बता रहे हैं सलमान खुसरीद। वन अर्जेंट मर्डर चेतन भगत। एक और चेतन भगत का कौन सा पुस्तक है? वन इंडिया गर्ल चेतन भगत का है। उसके बाद कौन है? उसके बाद है वन अर्जेंट मर्डर गर्ल का मर्डर कौन करेंगे? चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल का मर्डर कौन करेंगे? चेतन भगत। लिविंग माउंटेन कौन है? अमिताभ घोष। अतीश एन चिनार कौन लिखे? शेख मोहम्मद और अब्दुल्ला दोनों मिल करके लिखे। अतीश ए चिनार, शेख मोहम्मद और अब्दुल्ला दोनों मर के लिखे हैं। सिटीजन एंड सोसाइटी किनके हैं? हमीद अंसारी। ये तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना होगा, बहुत ही बढ़िया। सिटीजन एंड सोसाइटी कौन के? हमीद अंसारी, यानी कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी जी के द्वारा लिखा गया है। क्या चीज़? सोसाइटी एंड सिटीजन एंड सोसाइटी। तो इसी प्रकार से हमारी जो करेंट अफेयर्स और स्टेटी की क्लास चल रही है, आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब सभी कीजिए। अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। अगर जो आपको मन में कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार रख सकते हैं, ताकि और मैं इसको बेटर ढंग से एक्सप्लेनेशन कर सकूं। ऐसे तो मैं अपने आप से संतुष्ट कर दिया हूं आप लोगों को कि ये जो है इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसको नहीं किया जा सकता है एग्जाम के दृष्टि से। ऐसे तो किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतना मोर सफिशिएंट है। तो आप लोग भी इसको ढेर सारा शेयर, जितना से अधिक हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मैं कल आपके साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।